कम्युनिकेशन को, और कुणाल सर ने कम्युनिका सुर के बारे में बताया था। तो कुणाल सर, कम्युनिका सुर वाला स्टोरी ना मेरे को तो बहुत मजा आया, आपको कैसा लगा सर? वो खतरनाक था, सब जाते हैं और अंत में सारे प्राणी जाते हैं, कोई खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन एक चूहे ने जाके एकदम दिल खोल के बात किया सर। तो सर वो चूहा था ना सर जो लास्ट में जाके बात करते हैं सब, कम्युनिकेशन। सुनाई नहीं दिया सर? हाँ सर, हेलो। हाँ सर, हाँ सुनाई दे रहा है, बताइए। चूहा था और उसके अंदर का जो सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसने उसको हेल्प किया कि अपना हेजिटेशन रिमूव करके, देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम सब में नर्वसनेस होती है, सब में हेजिटेशन होती है, और ये बहुत ही नॉर्मल है। बिकॉज जब भी ऐसे सिचुएशन आती है, जब ऐसे लोग आ जाते हैं सामने, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो हमारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के, जो स्ट्रेस से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हमारा जो फिजियोलॉजी है, यानी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं। जैसा हमारा हार्ट पैल्पिटेशन करने लगता है, पसीना आने लगता है, ये दुख होती है, हमारी दृष्टि है वो कम हो जाती है, पास की दृष्टि, आगे की दृष्टि दूर बढ़ी हो जाती है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल चीजें होती है जो हार्मोनल होती हैं जब स्ट्रेस होता है। लेकिन इसका जो मजा है कि कैसे उसको कंट्रोल करें, मैनेज करें, क्योंकि ये सब चीजें खत्म नहीं। अगर कोई बोलता है कि मैं आपका हेजिटेशन दूर कर सकता हूं, मैं कभी कर सकता हूं, तो वो बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है आपसे। स्ट्रेस इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी नॉट, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड, इट हैज टू बी एम्ब्रेस्ड। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ आप स्ट्रेस में हैं, और उसके बाद थ्रू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इसको मैनेज किया जा सकता है। तो शायद चूहे के पास वो ट्रिक थी, उसने उसको ट्रिक को लगाया और उसने अपनी जिंदगी को बचा लिया। बहुत बढ़िया कुणाल सर। और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कुणाल सर ने तब बताया था कि कम्युनिकेशन में गैप हो जाती है इस हेजिटेशन के वजह से, और किसी के दबाव में हम आ जाते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही ढंग से, जो चूहे को मालूम था, और इस चलते कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ और सही समय पर सही कम्युनिकेशन वो कर पाए, कॉन्फिडेंट बन के बताए, और फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि आपके अंदर अगर थोड़ा सा दुविधा हो भी, फिर भी आप जुड़े रहिए, आप खुद पे यकीन रखिए, विश्वास रखिए, और पूरा कम्युनिकेट कीजिए। इसके आगे हमने नाखुश सतीश की स्टोरी सुनी, और वहां पे कम्युनिकेशन गैप इसलिए था क्योंकि बीच में एक अहम बात आ गया, शायद आपको याद है। अच्छा, अभी आवाज ठीक से आ रही है? कुछ विशाल कुमार जी बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रही है। अभी क्या स्क्रीन अभिषेक सर के साथ स्क्रीन शेयर करना। हाँ बोलिए सर। ठीक से सुनाई दे रही है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो सर बस कुछ नहीं, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन जो मेरा और कुणाल का है, वो वाला ऑप्शन में राइट्स दे दीजिएगा, तो मैं भी शेयर कर पाऊंगा स्क्रीन, कुणाल जी भी शेयर कर पाएंगे। बस उतना ही, जैसे हो जाएगा हमको बता दीजिए, कोई इशू नहीं है, हम लोग जारी रखेंगे सेशन, बगैर स्क्रीन शेयरिंग का भी सेशन जारी रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो फिर अभी होपफुली सबको सही से सुनाई दे रही है। अगर नहीं सुनाई दे रही है तो वाई टाइप करे प्लीज। सही से अगर सुनाई दे रही है तो वाई टाइप कर दे सारे चैट रूम में प्लीज। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अगला स्टोरी जो था नाखुश सतीश का, नाखुश सतीश के स्टोरी में ये था कि अपने बड़े भाई के साथ उनका अनबन हो गया था, बात इतना बढ़ चुका था कि उसके साथ हाथापाई हो गया, बड़े भाई को उन्होंने चांटा लगा दिया, गाली दिया, और 10 साल तक वो जुड़ नहीं पाए अपने भाई के साथ। और एक दिन ट्रेनिंग रूम में आए, और ट्रेनिंग रूम पे आके, हाँ ठीक है सर, ठीक है, नहीं ये आपका स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है सर, अभिषेक सर के साथ, हाँ इनके साथ कीजिए। नहीं मैंने गिरा है, म्यूट नहीं कीजिए। सर ये क्या हो रहा है, आप लोग का स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, यानी कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। अच्छा। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि प्लीज कंटिन्यू किया जाए, 5 मिनट 2 मिनट के अंदर मैं कराता हूँ। आराम से सर, आराम से, नो इश्यूज। तो फिर क्या है, उनके साथ नहीं हो रहा है। छोटे भाई जो थे उन्होंने एक दिन रियलाइज किया और मेरे को ट्रेनिंग रूम में आके बताया कि हमको जुड़ना है। और फिर अगला कहानी आता है कि कैसे वो जुड़ पाए। और इस कहानी से हमको ये सीख मिला कि नाखुश सतीश का कहानी से, कि अगर हम ईगो को हटा दें तो हमारा कम्युनिकेशन आगे बढ़ सकती है। कम्युनिकेशन खुशी पाने का जरिया है। हर रिश्तों की आधार होते हैं कम्युनिकेशन, और ईगो को कैसे हटा सकते हैं। अगला कुणाल सर ने बस ड्राइवर और बड़ा जॉन के बारे में हमको बताया, और बस ड्राइवर और बड़ा जॉन में हमको पता चला कि कैसे हम कोई इंसान को, कैसे उसके साथ हम बड़ा जॉन को, सर कोई आवाज आ रहा है पीछे से,
आज BH4 है ना, BH4 बंद कर दिया सरकार। इसको नहीं, इसको मिट कीजिए ना, ठीक तो है। एक मिनट बैठिए तो आप यहाँ पे वैसे आप आइए ना, परसेप्शन बैठिए। में ये था। हाँ एक मिनट, हाँ हाँ कंटिन्यू किया जाए सर, जब 2 मिनट के लिए हाँ मैं हाँ, ले रहा हूँ, बैठिए। आराम से सर, म्यूट, हाँ ठीक है। तो वहां पे परसेप्शन ऐसा था कि बड़ा जॉन जो था, जैसे कुणाल सर ने बताया आपको कि बड़ा जॉन इतना बड़ा इंसान था, इतना बड़े थे साइज में, इतने ताकतवर दिखते थे कि बड़ा जॉन को जब भी बस ड्राइवर पूछते थे कि आपने टिकट बना लिया या नहीं, और वो जवाब देते थे कि बड़ा जॉन टिकट नहीं बनाते हैं, तो उनको ये महसूस हुआ कि बड़ा जॉन बहुत ताकतवर, बलशाली और बड़ा इंसान है, इस चलते वो टिकट कभी नहीं बनाती। तो बिल्कुल सही आपने फरमाया कि परसेप्शन था, लेकिन सही बात कुछ और था। वो सिर्फ परसेप्शन उनका जो गलत था वो ये था कि उन्होंने कभी बड़ा जॉन से ये नहीं पूछा कि क्यों बड़ा जॉन टिकट नहीं बनाते, और इस चलते उन्होंने अपना सेहत बना लिया, अपने को खुद ताकतवर बनाया, और एक दिन जाके जब सवाल पूछा तो उनको पता चला कि बड़ा जॉन ने अपना बल के वजह से नहीं कि वो टिकट नहीं बनाते थे, लेकिन इसलिए नहीं बनाते थे कि वो पास था उनके पास। तो कहानी यहाँ पे ये बताते हैं कि बस ड्राइवर हो चाहे कोई साधारण इंसान हो, उनको अपना खुलासा करना चाहिए बगैर पूछे। अक्सर हम बहुत कुछ चीज अज्यूम कर लेते हैं, तो कम्युनिकेशन में अजम्पशन बहुत खराब चीज है, ठीक है। तो हाँ, समराइज करेंगे। कुछ लोगों की दिमाग में समराइज वाली बात आती है और रिक्वेस्ट किए हम लोग जरूर समराइज करेंगे। तो इसमें यह आता है कि बड़ा जॉन जो था, उनके साथ ड्राइवर अगर पहले ही दिन खुलासे से बात कर लिया होता, पूछ लिया होता कि क्यों भाई आपको टिकट क्यों नहीं खरीदनी है, तो शायद पहला ही दिन उनको पता चल जाता कि बड़ा जॉन पास रखते हैं अपने पास, और पास रहने के वजह से उनको टिकट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये रहा बड़ा जॉन, बिग बस ड्राइवर और बड़ा जॉन वाली कहानी। और फिर आगे हम बड़े और अकबर और बिरबल वाली कहानी जो थी, वहां पे हमको पता चला खुलासे के साथ कम्युनिकेट करने का क्या फायदा है। तो कुणाल सर, इस पे थोड़ा लाइट थ्रो करेंगे, क्योंकि मैं काफी देर से बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी बताएं। बिल्कुल सर। तो प्लीज। अकबर और बीरबल की कहानी का जो मेन जो उसका जो थीम था, वो जो पॉइंट हम लोग चाहते थे लाना, वो था फीडबैक। जब भी कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता जब तक कि प्रॉपर फीडबैक ना दिया जाए। तो फीडबैक कम्युनिकेशन की प्रोसेस की आखिरी सीढ़ी होती है, आखिरी स्टेज होता है, लेकिन वो फीडबैक देने के लिए कुछ चीजों का ख्याल, स्किल है, that skill has to be used. पहला स्किल है feedback should always be given honestly. Second is it has to be given frankly. And third very important thing, जब हम लोग किसी एक प्रोफेशनल एरिया में काम कर रहे हैं, हम अपने बॉस के साथ काम कर रहे हैं, हम एक ऐसे कम्युनिटी में जाकर काम कर रहे हैं जहां चीजें सेंसिटिव है, तो वहां हमें टैक्ट, टैक्ट या थोड़ा डिप्लोमेटिक, थोड़ा दिमाग लगा के अपने आप को क्लेवरली अपने वर्ड्स को रखना है। न सिर्फ अपने वर्ड्स को, बल्कि हमारे जो नॉन वर्बल जो सिग्नल्स है, नॉन वर्बल जो हमारा कम्युनिकेशन है, दोनों को मिला के बात करनी है। तब जो फीडबैक होगा वो हमारे मन मुताबिक, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, वो हम जान पाएंगे। जो हम चाह रहे हैं करना वो हम कर पाएंगे, जो चीज चाह रहे हैं करवाना वो हम करवा पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक वो स्क्रीन शेयर मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया, आप लोग स्क्रीन थैंक यू मैम, मैंने आपको लिख भी दिया, थैंक यू लिख दिया, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग एनेबल हो चुका है। थैंक यू सो मच। तो अभी सबको बता देते हैं, आपको स्क्रीन शेयर दिखेगा, तो मैं और कुणाल सर जब भी हम लोग ऑल्टरनेटिवली स्क्रीन शेयर करेंगे तो स्क्रीन देखते रहिएगा। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जो लेट में ज्वाइन किए होंगे, थोड़ी देर हो चुकी होगी, आपके साधन के लिए हम लोग 5 दिन के लिए एक ग्रुप क्रिएट किए हैं। वो ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप में हम लोग अभी शेयर कर देंगे यहीं पे, और वो आपको सेशन के अंत में, सेशन के बीच में बारी बारी शेयर की जाएगी। वो लिंक सिर्फ आप लोगों के लिए है जो इस सेशन में जुड़े हैं, और वो लिंक एक ट्रेनिंग के लिए है, जो ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और वो व्हाट्सएप लिंक आपका खुला रहेगा सिर्फ 5 दिन के लिए, यानी कि आज से लेके टिल 26, 22, 23, 24, 25, 26 तारीख तक वो लिंक खुला रहेगा। वहां पे आप सवाल पूछ सकते हो व्हाट्सएप या चैट के दौरान, और हर एक सवाल का जवाब मैं और कुणाल सर आपको देने वाले हैं। लेकिन सिर्फ डिस्कशन, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन और मोटिवेशन रिलेटेड होने वाली है। थैंक यू। वो लिंक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, बार बार हम लोग लिंक शेयर करेंगे, डरिए नहीं। अगर लिंक किसी को नहीं मिला फिर भी आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि वीरेंद्र सर के पास भी है, मैडम के पास भी है, वो लिंक सबको दिखेगी, वो लिंक आप लोग कॉपी कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा डिस्कशन था
सॉरी, हमारा डिस्कशन था ऑन कल का सेशन। तो कल का सेशन का डिस्कशन हम लोग जारी रखते हैं, और यहाँ पे शायद आपको स्क्रीन दिख रही होगी, और अगर स्क्रीन दिख रही है तो आपको दिखेगा कि हमने कम्युनिकेशन वाला स्टोरी से हमने चालू किया था, और कम्युनिकेशन स्टोरी में हमारी जो सीख थी वो थी ये, और हम लोग सिर्फ सीख पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाकी चीजों पे नहीं। तो पहले आपको पहला ये था कि मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, और सबसे अहम बात ये कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए, सही समय पर सही कम्युनिकेशन, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना, और फेक इट अंटिल यू मेक इट। अगला था नाकुश सतीश की कहानी। दूरी हो चुकी थी भैया से, और दूरी की वजह से ईगो आ गया था बीच में। ईगो जब टूटा, कम्युनिकेशन हर रिश्तों का आधार बना, और वो एक साथ जुड़ गए ईगो को हटा के। तो कम्युनिकेशन खुशी पाने का जरिया है, ये था हमारे दूसरी कहानी। फिर बस ड्राइवर और बड़ा जॉन, जहाँ पे परसेप्शन वाली बात आ गई, और परसेप्शन से कैसे वो उभर के बाहर आए। तो बगैर पूछे अक्सर हम बहुत कुछ अज्यूम कर लेते हैं, वो झूठी किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, किसी की पर्सनालिटी से धोखा नहीं खाना चाहिए, बातचीत से अपना नाता जोड़ लेना चाहिए, और कई समस्याओं की हल इस ढंग से मिल सकती है। तो अगला कहानी था हमारा, अगला सिचुएशन था क्या हुक्म है मेरे आका, जो अकबर और बिरबल वाली कहानी थी। और यहाँ पे ये था कि अकबर और बिरबल की कहानी में हम लोग क्लियरली अपने आप को कई मर्तबा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो करना जरूरी है, और फीडबैक लेना सबसे जरूरी है। जब तक हम लोग फीडबैक नहीं लेते, कम्युनिकेशन खत्म नहीं होती है। कम्युनिकेशन का, जैसे कुणाल सर ने कहा बताया, आखिरी सीढ़ी है फीडबैक। तो जब तक हम लोग फीडबैक नहीं लेते हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन खत्म नहीं होती है। आत्मविश्वास और खुलासे के साथ कम्युनिकेट करें, फीडबैक ले, और फीडबैक लेने के बाद ही आप तय कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन खत्म हुई है। इसके अगला कहानी थी, और इसमें कई लोग बहुत हंसे थे, आप लोगों को, कई लोगों को मजा आया। किसी ने थोड़ा छेड़खानी भी की मेरे साथ, और वो छेड़खानी से मैं बिल्कुल बुरा नहीं माना। आपने बोला आलू वाली कहानी है, तो टीचर आलू के वजह से नफरत की जो कहानी हमने सुनाया था, तो टीचर ने अपना बैग भर लिया था। हालांकि बात ये नहीं है, वो सीख पहुंचाना चाहती थी, और वो सीख थी ये कि अगर हम किसी के बारे में बगैर कम्युनिकेट किए नफरत पैदा करते रहते हैं, नफरत को पालते रहते हैं, तो नेगेटिव इमोशन हमारे बढ़ने लगती है, नकारात्मक सोच हमारे दिमाग में खेलने लगते हैं, और सकारात्मक सोच की और हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन जो रिश्ता जोड़ने का एकमात्र माध्यम है, उसका इस्तेमाल करें, नकारात्मक सोच के बाहर आए, लाइफ को पॉजिटिवली जिए, और अपने नेगेटिव इमोशंस को हटाए। और आखिरी कहानी थी आपको दुर्घटना की कहानी, आपको याद होगा, वो मेरे दोस्त की कहानी थी, जो कि सच्ची कहानी है। बिल्कुल ऐसा ना समझे कि स्लाइड में जुड़ने के लिए बताया गया है। तो चैट रूम में कुछ हरकत हो रहा है, मैं चैट रूम जरा देख लूं, कोई सवाल है? सर ऑनेस्टली आपका माइक खराब हो गया है, प्लीज चेंज इट, प्रॉब्लम हो रही है सुनने में। बाकी सबको पूछते हैं सर। अच्छा, ईयरफोन हटाने की बात आ रही है, क्या ऑडिबिलिटी कम है? अच्छा ठीक है, मैं हटा लेता हूं। अब बताइए, आप क्लियरली सुनाई दे रहे हैं? तो वाई कीजिए, आप लोग टाइप करें। अच्छा, सारे लोग, कुछ लोग बहुत धीमी आ रही है। सर जिनको आवाज धीमी आ रही है वो अपना मीडियम वॉल्यूम हाई कर लें। हाँ मीडियम। मैम, हाँ क्लियरली सुनाई दे रही है मैम कि आपको हेडफोन से बेहतर सुनाई दे रही थी? नहीं नहीं, अभी सही आ रही है आवाज आपकी। कुणाल अभी सर सही? आपको भी आ रही है ना? पूरी अच्छे से आवाज आ रही है। हाँ तो हेडफोन बेहतर है कि विदाउट हेडफोन बेहतर है, वो बताइए। सर, विदाउट हेडफोन ही ज्यादा सही लग रही है। ठीक है, वेरी गुड। तो आई विल नॉट यूज द हेडफोन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम, मैं उसी को जारी रखूंगा। नाउ इट्स ओके, कई लोग बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखते हैं। सर हाँ जी, बताइए कुणाल सर। ये जो अभी मैडम ने दिया आपको, दिस वाज अ फीडबैक। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये था फीडबैक, और अगर ये फीडबैक नहीं मिलता ना, मैं दुविधा में रहता। तो मेरे को डाउट रहता कि मैंने जो कम्युनिकेट किया, क्या मैं सही तरह से समझा पाया, क्या वहां तक मेरा संदेशा पहुंचा, क्या मैडम मेरे को जवाब इसलिए नहीं दे रही है कि मैडम सुन नहीं पाई, या फिर किसी वजह से मेरे ऊपर गुस्से में है, या फिर मैडम को बिल्कुल सुना ही नहीं दिया, या फिर मैडम को मेरी परवाह नहीं है। तो देखिए दिमाग में कितने सारे ख्याल आते हैं, इसीलिए फीडबैक इतना अहम होता है। थैंक यू कुणाल सर याद दिलाने के लिए। तो ये एक्सीडेंट जब मेरे दोस्त को हुआ, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। जो दोस्त को एक्सीडेंट हुआ, जो बहुत परेशान हुआ करता था, अपने फैमिली मेंबर, परिवार वालों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आता था, सबके साथ बहुत गुस्से से पेश आता था, काफी इरिटेटेड रहते थे। एक दिन जब वो स्कूटर में निकले ऑफिस से घर वापस आने पे, तब एक ट्रक अंधेरे में आया, उनसे आया,
और मेरे दोस्त गिर पड़े, उनको लगा कि उनकी अंत हो चुकी है, वो उनकी जिंदगी की आखिरी दिन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान की दया से वो बच गए। कुछ लोग उनको मदद किया, वो अपने स्कूटर में दोबारा चढ़े, घर लौटे और घर में उनके परिवार वाले बहुत बहुत चिंतित हुए उनको देख के, और सभी उनको गले लगाए, सभी काफी परेशान थे। किसी ने डॉक्टर को बुलाया, किसी एम्बुलेंस को बुलाया। तो कहानी की सारांश ये है कि हम अक्सर अपने दृष्टिकोण से देखते हैं जिंदगी को, और इस दृष्टिकोण में हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाकी लोगों को नहीं सोचते हैं। बाकी लोगों की क्या दृष्टिकोण है, बाकी लोगों की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, बाकी लोग जिंदगी में हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। तो अपने बदलाव का निश्चय हमको लेना चाहिए, और बदलाव लाने का निश्चय लेने से अपने एटीट्यूड, अपने इमोशन, अपने नेगेटिव इमोशन को हटाएं। तो सारांश ये था कि कम्युनिकेशन का मतलब है लिसनिंग। अगर पहला स्क्रीन में पहला फोटोग्राफ, सेकेंड फोटोग्राफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना, तीसरा है कभी कभी हम लोग में मुठभेड़ होगी, अनबन होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, लेकिन उस ब्रेनस्टॉर्मिंग से नए आइडियाज पैदा होंगे और हम लोग समझ पाएंगे एक दूसरे को। चौथी बात है लोगों को खुलासे से बताना, उनसे फीडबैक लेना, और आखिरी में अगर हैंडशेक हो रही है मतलब दोनों एक स्टैंड पॉइंट पे एक साथ आते हैं। तो ये रहा आपका कल का सेशन, और कल का सेशन उम्मीद है सबको सही ढंग से समझ में आया होगा। कई सारे फीडबैक है, कई सारे सवाल है, और वो सवाल का जवाब हम लोग जरूर देंगे। तो आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं, और अगर मोटिवेशन की बात किया जाए तो हम एक अंग्रेज के बारे में बताना चाहेंगे। तो कुणाल सर, अंग्रेज के बारे में कल एक बताया था, आज मैं अंग्रेज के बारे में बताना चाहता हूं, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, आप बदला ले लीजिए सर, बदला ले लीजिए। डिफरेंस है सर, ये अंग्रेज आधा इंडियन हो चुका था, क्योंकि वो पिछले 25 साल से इंडिया में ही ठहरा हुआ था, और ये अंग्रेज सर का नाम था जैक स्टोन। और ये जैक स्टोन जो था वो गोवा के बीच के पास एक सुनसान सी जगह पे रहता था, और उनके घर के बिल्कुल सामने ही करीब 500 या 600 मीटर की दूरी में, और सुबह उठते ही वो वर्जिश करते थे। उनके सारे परिवार बाहर गए हुए थे, क्योंकि उनकी जो बीवी थी वो किसी दूसरे कंट्री में काम करती थी, उनके जो बच्चे थे सब बड़े हो चुके थे, बेटे और बेटी दूसरे कंट्री में रहते थे। तो हर दिन सुबह को जैक स्टोन करीब 5:30-6 बजे नींद खुलता था उनका, और खुलने के बाद वो वर्जिश करते थे, खिड़की पे के बाहर झांकते थे, और पहला चीज जो उनको दिखता था वो था समुंदर का नजारा। और ये खूबसूरत नजारा, समुंदर और उगता हुआ सूरज, हर दिन को महसूस करते थे, खुली हवा को महसूस करते थे, और वर्जिश करते हुए भागने के लिए सुबह का मॉर्निंग वॉक और सुबह का जॉगिंग के लिए वो घर से निकल पड़ते थे। तो ये ऐसे ही एक दिन के बारे में मैं बताना चाहूंगा जिस दिन ऐसा हुआ। लेकिन उनको देखा एक लड़का, और वो एक लड़का कहीं दूर खड़े हुए कुछ कर रहे हैं, और उनको शायद ये लड़का जो है वो लड़का जैसे झूम रहे हो, जैसे नाच रहे हो, और ये नजारा उनको कुछ अजीब लगा, क्योंकि हर दिन तो ऐसा नजारा उनको कभी महसूस नहीं होता, कभी दिखता नहीं। तो इसी चलते वो आगे बढ़े, और समुद्र के पास जब वो पहुंचे तो उनको दिखा कि वो बच्चा जो है, वो लड़का जो है, बहुत बड़ा नहीं, करीब 14-15 साल का होगा, और वो हाथ में कुछ उठा रहे और समुद्र पे फेंक रहे, हाथ में कुछ उठा रहे, समुद्र में फेंक रहे, हाथ में फिर से कुछ उठाया, फिर फेंका। तो एक एक करके कुछ सामान उठा रहे हैं और फेंक रहे हैं। उत्सुकता से वो आगे बढ़े। कुणाल सर, आपको मालूम है उनको क्या दिखा? क्या दिखा सर? उनको दिखा स्टारफिश। अजीब सा चीज, स्टारफिश उठा रहे हैं, और उठा के वो समुद्र में फेंक रहे हैं। तो कुणाल सर बता सकते हैं वो ऐसी हरकत क्यों कर रहे होंगे? सर टाइम बहुत होगा उनके पास, तो अच्छा, टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। तो सर टाइम पास करने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग फोन से खेल सकते हैं, हम लोग कुछ पिक्चर देख सकते हैं, हम लोग कुछ गीत सुन सकते हैं, हम लोग दोस्तों से गपशप मार सकते हैं। तो स्टारफिश को ही क्यों समुद्र में डाल रहे थे वो? तो लीजिए, जैसे कुणाल सर ने ऐसा फरमाया, तो शायद जैक स्टोन को भी ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा जरूर, और उन्होंने जैसे ही सवाल पूछा तो उनको जवाब आया। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उनके दिमाग में सवाल है। तो बच्चे ने बताया कि मैं आपको दिख नहीं रहा है, मैं स्टारफिश को समुद्र में फेंक रहा हूँ। वो तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो फिर वो लड़के ने बताया कि अगर मैं ये स्टारफिश को समुद्र में ना फेंकूं
तो 12 बजे के बाद ये समुद्र में बाढ़ आएगी और बाढ़ में ये सारे तहस नहस हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो जैक स्टोन अचंभित हो जाते हैं, बोलते क्यों भाई, ये क्या कर रहे हो तुम अब से लेके करीब अभी 7 साढ़े 7 बजा है, मैं अगर मान भी लूं कि 5 घंटे तक लगातार तुम इनको समुद्र में फेंकते रहो तो कितने स्टारफिश को बचा लोगे? तुम तो सिर्फ एक ही हो, और एक इंसान भला अकेला कितना स्टारफिश को बचा पाएगा? और भला बचाने से क्या फर्क पड़ेगा? 1000 लाख स्टारफिश बिखरे हैं यहाँ पे, कितनों को बचा लोगे? तो कुणाल सर, आपको मालूम है क्या लड़के ने क्या जवाब दिया? क्या बोला सर? या कि मैं अकेला कम से कम एक स्टारफिश को तो बचा पाऊंगा। और ऐसे सोचते सोचते 1 से 2, 2 से भले 3, 3 से भले 100 तक तो कम से कम मैं पहुंच सकता हूं। और आपको क्या लगता है जैक स्टोन ने क्या किया? ये सुनने के बाद जैक स्टोन भी उस लड़के के साथ जुड़ गए और वो भी ऐसे ही लड़के के साथ फेंकने लगे समुद्र में एक एक करके स्टारफिश। तो सर, क्या लगता है इस कहानी में से आपको क्या समझ में आया? सर, मुझे तो लगता है कि ये बंदा जो था ये अंदर से इंटरनली काफी मोटिवेटेड था किसी काम को लेके, और वो ये नहीं कर रहा था कि एक तो लोग क्या कहेंगे और मेरा जो काम है वो क्या बदलाव लाएगा, एक मतलब मेरे एक तुच्छ से प्राणी से क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से वो इंटरनली बात कर रहे हैं शायद। बिल्कुल, उनके अंदर एक अंदरूनी मोटिवेशन थी, जिस मोटिवेशन की वजह से वो हमेशा सिर्फ एक चीज सोच लिया कि अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं अकेला का कोशिश जारी रखूंगा तो कुछ फर्क तो ला सकते हैं, राइट? और अगर मैं अकेला छोड़ दूंगा और सारे ऐसे सोचने लगे तो जिंदगी भर सब लोग ऐसे सोचने लगेंगे, बहुत सारे नकारात्मक सोच पैदा हो जाएंगे। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ वो अपना काम में जुटे रहे। तो कुणाल सर, ये थी मेरी सोच, ये थी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये थी मोटिवेशन की बात, ये थी ओनरशिप लेने की बात। अगर सब इंसान ऐसा सोचने लगे कि कम से कम मैं अपना काम तो सही दिशा में करूं, तो शायद मोटिवेशन की जो कमी हम लोग कई बार महसूस करते हैं वो बंद हो जाएगी। लेकिन मैं चाहूंगा सर, आप अपना स्क्रीन शेयर करें और अगला जो किस्सा है वो आपकी तरफ से आए, क्योंकि अब तो मैं चुप होने वाला हूं और अब मैं सुनने वाला हूं। तो कुणाल सर, आप तैयार हो क्या? बिल्कुल सर, मेरे पास भी कुछ स्टोरी है। हाँ जी, सुनाए सर। मेरे पास भी एक स्टोरी है, लेकिन थोड़ी आपसे जुदा है। हाँ जी, बताइए। मेरी स्टोरी थोड़ी आपसे जुदा है। अच्छा। और आपने तो बात कर दी इंटरनल मोटिवेशन की। हाँ जी। कुछ लोग इतना अंदर से इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। हाँ जी। मैं आपको एक उसका प्रॉब्लम, अब अपनी स्टोरी में उसका क्या क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, उसका एक मुजाहरा पेश करता हूं। बताइए सर, बताइए, हम लोग सुनने के लिए उत्सुक है। बस हाँ जी सर, दिख रही है आपकी स्क्रीन शेयरिंग सर। और सर इसको फुल स्क्रीन में दिखाइए सर, फुल स्क्रीन में दिखाइए तो बेहतर लगेगा सर। हाँ जी, हाँ जी सर, फुल स्क्रीन कर दीजिए यहाँ पे। अच्छा, कोई राजा चतुर्वेदा है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, ये राजा हुआ करते थे एक बहुत पुराने। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, आगे बढ़िए। तो ये राजा जो थे, ये राजा चतुर्वेद थे, बहुत पुरानी समय की बात है। और ये ऐसे तो सब कुछ ठीक था इनके राज में, लेकिन इनको एक शिकायत थी अपने प्रजा से। अब उस प्रजा से उसको एक शिकायत ये थी कि वो प्रजा के आपस में बनती नहीं थी, मतलब हमेशा एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के साथ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, हमेशा एक दूसरे से मनमुटाव, हमेशा सेल्फिश वाला एटीट्यूड रखना, हमेशा सेल्फिश वाला बिहेवियर शो करना, ये उनकी प्रजा में बहुत ही ज्यादा रैम्पेंट था, बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड था, बहुत ही ज्यादा कॉमन था। तो उन्होंने इसका सोचा कुछ कि इसको मैं कैसे इनको कुछ करूं इसके लिए। तो उन्होंने क्या कहा, एक फिर से एक मुनादी करवा दी, एक सबको एक नोटिस दिलवा दिया कि
अगले जो भी होली का सीजन जो आ रहा है, इस होली के सीजन में मैं एक बहुत विशाल राज भोज करूंगा और उस भोज में हर बंदा जो है मेरी प्रजा का, मेरे राज्य का, वो आएगा, शिरकत करेगा और वो हम लोग एक साथ होली को एंजॉय करेंगे। लेकिन उसके साथ एक रूल ये बना दिया राजा जी ने कहा कि हम लोग उसमें जो खीर बनाएंगे सबके लिए, जो खीर बनेगी वो हर एक इंसान, जो मेरा जो है प्रजा का हर एक इंसान अपने साथ एक लोटा या एक ग्लास अपने घर से दूध लेके आएगा और सारे के सारे दूध को मिला के हम लोग खीर बनाएंगे और फिर हम लोग सारे लोग एंजॉय करेंगे होली का त्योहार। तो इस तरीके से सबको पता लग गया और होली का दिन आ गया। सब लोग अपने अपने साथ एक लोटा दूध लेके आए और सब हर एक लोटे के दूध को एक जगह एक बड़े से हांडी में मिलाया गया और फिर खीर बनी। और फिर जब खीर बनी उसके बाद सब लोगों ने बटी और सब लोगों ने उसको चखना शुरू किया। पहला गया या उन्होंने लिया, निवाला लिया खीर का, तो वहां पे आपको पता है क्या हुआ दादा? वहां पे सबको बहुत ज्यादा तबीयत खराब लगी और सबके मुंह से आग थूक करके सबने थूक दिया। मतलब कि एक तरह से उनको लगा कि पता नहीं क्या मुंह में ले लिया उन्होंने, गंदा सा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कुणाल सर? ये तो खीर बना हुआ, तो खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनता है, खाने में बहुत मजा आता है और खाने के बाद तो हम लोग अक्सर खीर खाते हैं। आपसे क्वेश्चन मेरा है कि आप बताइए कि उस खीर में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से लोगों ने खीर को थूक दिया? क्या हो सकता है बताइए? मेरे को लगता है जिसने खीर पकाया था ना, वो उसने कोई गलती से नमक वमक कुछ गलती से डाल दिया होगा उसके अंदर। जी बिल्कुल। अब ये हुआ कि प्रजा में चूंकि कॉमन था, सबको एक एक दूध लाना था, एक एक ग्लास दूध लाना था, एक लोटा, तो उसमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो ये सोचे कि यार एक मैं क्यों ले जाऊं, इतना सारा तो लोग लेके आ ही रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं उसमें एक कटोरा, एक लोटा मार समझते हैं सर? हाँ बिल्कुल। कुणाल सर एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, कई सारे लोग लिख रहे हैं कि आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप काइंडली एक डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि आपका वॉइस क्लियरली आए। मेरे को क्लियर आ रहा है लेकिन कई लोगों को क्लियर नहीं आ रही है शायद। अच्छा ठीक है। मैं भी आपके थोड़ा पास आ जा रहा हूँ। हाँ जी। तो क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने सोचा कि अब मेरे खुद के एक बंदे से क्या होगा, इसलिए उन लोगों ने मार या जो चावल का जो होता है ना पानी, चावल के पानी को, बिकॉज वो व्हाइट दिखता है, सफेद दिखता है, उन्होंने वो वाला वो लेके आए और जब इतने लोग जब लेके आए तो वो खीर का कुछ और ही बन गया और इस तरीके से एक बहुत ही खराब उनको एक एक्सपीरियंस हुआ। सर अब यहाँ सर कमाल है सर, ऐसा क्या कोई करता है? अब यही जो स्टोरी है, मैं आपके स्टोरी के साथ उसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं। आपका स्टोरी था सेल्फ मोटिवेशन पे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे, मतलब बंदा जो था अंदर से खुद मोटिवेटेड था, उसके दिमाग में था कि वो अकेला कुछ काम कर सकता है और वो किसी और की परवाह ना करते हुए अपना काम कर रहा था, वो मछली को बचा रहा था। मेरा जो किरदार है या जो मेरे जो किरदार है मेरी प्रजा के, वो ये सोचते हैं अरे यार बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, चलो मैं एक वो है इसको मार ले जाता हूं, चावल का पानी में डाल दूंगा, क्या फर्क पड़ता, की फर्क पहनदा। अब की फर्क पहनदा में ये हुआ कि सारे के सारे के लिए जो बना था वो एक कॉमन चीज जो थी वो हो गई खराब। और ये सिंपल मुजाहरा है, एक एग्जांपल है प्योर प्रॉब्लम का, जो कि सेल्फ मोटिवेशन का प्रॉब्लम होता है कि लोग हमेशा ये सोच लेते हैं कि मेरे से क्या होगा। तो दैट वाज द स्टोरी सर। कैसी लगी स्टोरी? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे स्टोरी और इस स्टोरी में अंतर है और कनेक्टेड भी है। तो आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप किया तो हम जारी रखेंगे। कुणाल सर कुछ और बताना चाहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे एक और किस्से से, और वो किस्सा था पंजाब का एक किसान का। उम्मीद है सबको अपना स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये कहानी है किसान के घोड़े। जी हाँ, किसान के घोड़े के बारे में। किसान के बैल नहीं। तो अक्सर हम जानते हैं जो किसान जो खेती करते हैं
तो खेतों में बैल का इस्तेमाल करता है। क्यों कुणाल सर? वो तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है। बिल्कुल सर। लेकिन ये जो किसान था, नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो गधे या घोड़े का इस्तेमाल करता था खेती करने के लिए, तो ये बिल्कुल गलतफहमी, ऐसा नहीं है। लेकिन किसान के घोड़े क्या थे? अब देखिए उन्होंने क्या किया, इनको लगा कि हम जो खेती करते हैं, हम एक दूसरा जमीन भी खरीद लें। इनके पास बहुत सारा पैसा था, तो उन्होंने दूसरा जमीन खरीदा, और दूसरा जमीन में खुदाई करते हुए इनको अचानक से एक घड़ा मिला। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 3 घड़े, और 3 घड़ों में बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। सोने के सिक्के 3 घड़े। और आपको क्या लगता है 3 घड़ा सोना मिलने के बाद किसान ने क्या किया होगा? क्या लगता है आपको? चैट रूम में लिखिए क्या किया होगा। चलिए, आप लिखने से पहले मैं आपको बता देते हैं, इन्होंने खेती करना छोड़ दिया। खेती करना छोड़ दिया, और अब इन्होंने क्या किया, इस इतने सारे सोने के सिक्के के साथ उनका जो ख्वाब था एक मर्सिडीज बेंज खरीदने का, तो अपना एक मर्सिडीज बेंज का गाड़ी इन्होंने खरीद लिया। और अभी दिन भर उनका एक ही काम था, मर्सिडीज बेंज में सवार होते और अपने पूरे गांव का चक्कर लगाते और लोगों को दिखाते, देखिए ये मेरी गाड़ी है। लेकिन एक कमाल का बात था, ये जो किसान थे, इनका गाड़ी चलाने की कोई तजुर्बा नहीं था, ना ही लाइसेंस था। लेकिन जिंदगी में कभी इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ गाड़ी में। बता सकते हैं क्यों? बताइए क्यों सर? कुणाल सर, क्या लगता है आपको कि वो गाड़ी चलाना नहीं आता था, गाड़ी चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था, लाइसेंस नहीं था, कभी नहीं चलाया, लेकिन इसके बावजूद भी कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ? ऐसा मुमकिन है क्या? शायद ड्राइवर रख लिए होंगे, ड्राइवर चलाता होगा। सर, उनका ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर भी नहीं था गाड़ी में। हाँ, तो ड्राइवर नहीं था, इसके वो गाड़ी चला पाए और कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि उनके गाड़ी के साथ साथ 6 घोड़े खरीद लिए, और ये घोड़े को गाड़ी के साथ बांध दिए, और ये घोड़ा इस गाड़ी को खींचने लगे, क्योंकि उनको समझ में आया मेरे को गाड़ी चलाना तो आता नहीं है, तो अगर घोड़े को जोड़ लेंगे गाड़ी के साथ और घोड़ा गाड़ी को चलाने लगे, एक तो गाड़ी का अच्छा सैर भी हो जाएगा और घोड़ा अपने आप गाड़ी चलाएगा, तो दुर्घटना कभी नहीं होगी। पर क्या है ना, हम कई लोग, ये जो किसान थे पंजाब के, ऐसे होते हैं, अपनी अपनी क्षमताओं को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, और घोड़े को, जो घोड़े की गाड़ी चलाना चाहिए घोड़ों को, ना कि एक मर्सिडीज बेंज को। और क्योंकि इनको, ये किसान को ये चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, अपने क्षमताओं को पहचान नहीं थी, किस ढंग से घोड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं मालूम था, ना ही मालूम था मर्सिडीज बेंज को कैसे चलाना चाहिए, तो इन्होंने अपने पोटेंशियल का, अपनी क्षमता का सही तरह का उपयोग नहीं किया। तो कई बार हमारे जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, अपने साथ जो हम लोग बातचीत करते हैं, खुद को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं और सही ढंग से अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ्स है, उनको सही ढंग से उस चीज का इस्तेमाल हमको जरूर करना चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी सर। तो अगला जो कहानी है वो सर आपके एंड से हम सुनना चाहेंगे कुणाल सर, और क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब अगली कहानी में जाने के पहले थोड़ा सा टेक्निकल मैं बता दूं कि ये जो बात थी ना कि किसी चीज की क्षमता के बारे में पता होना चाहिए, अपनी क्षमता और दूसरों की क्षमता और उसकी वीकनेस क्या है, इसके बारे में ये जो टर्म है, ये टर्म हम लोग यूज ज्यादा नहीं करना चाह रहे थे, बट मैं बता दूं, इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। सर आप भी जानते होंगे, स्वॉट का मतलब होता है SWOT। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि किसी भी चीज का, उसका जो सबसे मजबूत पॉइंट क्या होता है। W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, वीकनेस का मतलब होता है किसी भी चीज की जो कमजोरी होती है। O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज, मतलब है कि हमारे पास अवसर क्या क्या है, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लें, अपनी वीकनेस को कम कर लें, तो दुनिया में हमारे लिए क्या क्या अवसर खुल सकते हैं, क्या क्या हमारे पास बाहर से अवसर आ सकते हैं। और लास्ट जो होता है टी का मतलब होता है थ्रेट, कि बाहर से एक्सटर्नली क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ सकती है जिनसे हमको बचाव करना है। तो हम जब भी किसी चीज का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, चाहे खुद का, चाहे किसी संस्था का, किसी सामान का, प्रोडक्ट का, तो हम उसका
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसको हम एनालिसिस कर पाते हैं। और जिस दिन हमने ये करना सीख लिया तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी और हम बड़े आसान से हर काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये मैं चूंकि मैं थोड़ा इंटरव्यू वगैरह में डील करता हूं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि बेटा, स्टूडेंट जो भी है मेरा प्लेसमेंट के लिए रेडी है, मैं उसको बोलता हूं बाबू, इंटरव्यू की तैयारी के पहले सबसे पहले जो काम करो वो अपना एक चार्ट बनाओ अपना SWOT एनालिसिस का, कि तुम्हारे में स्ट्रेंथ क्या क्या है, तुम्हारे में वीकनेसेस क्या क्या है, ताकि अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन भी अगर आए तो तुम उसको बेहतर तरीके से बता पाओ। अदरवाइज होता क्या, मैं बता रहा हूं पर्सनल एग्जांपल, कि नॉर्मली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, वहां पे कैंडिडेट सब बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग नहीं की होती है, उनको तैयारी वैसी नहीं कराई जाती है, इसलिए वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसकी वजह से काफी बच्चे जो हमारे इधर के हैं, झारखंड बिहार के, इंटरव्यू की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये एक एग्जांपल मैं देना चाहता था सर। कुणाल सर, हाँ जी। आपने ये नहीं बताया कि आप जो स्टूडेंट्स के साथ, हाँ स्क्रीन शेयरिंग आपका दिख रही है, तो आप अगली स्टोरी तक जब आते हैं तो आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। तो मैं और कुणाल जी साथ में हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं अक्सर हम लोग साथ ही में करते हैं, और साथ में जब हम लोग ट्रेनिंग सेशंस करते हैं तो दो चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान जरूर रखते हैं, ध्यान देते हैं। और पहला अहम चीज जो कुणाल सर ने बताया वो है इंटरव्यू, और उसमें इंटरव्यू में हम लोग SWOT के बारे में कुणाल सर बताते रहते हैं, लेकिन कुणाल सर शायद अभी मेंशन करना बताना भूल गया कि वो और एक चीज के ऊपर बहुत जोर डालते हैं और वो यूज करवाते हैं, और वो है कुणाल सर जोहारी विंडो के बारे में लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जोहारी विंडो के बारे में डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि खुद को पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण टूल होता है जोहारी विंडो। और जोहारी विंडो के बारे में अगर आपको कभी जानकारी चाहिए होगा तो कुणाल सर या हमसे आप जुड़ सकते हैं अलग से। और जोहारी विंडो में सेल्फ डिस्क्लोजर और फीडबैक वाली बात आती है, वो भी कम्युनिकेशन है, वो इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत अहम है। बस इतना मैं ऐड करना चाहूंगा। तो हम लोग कॉर्पोरेट्स में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर करवाते हैं, और हम लोग ऐसे आपके साथ जुड़ते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और संस्थाओं में काम करती है। इंटरव्यू छोड़ के बाकी सारी चीजों में, कई सारी चीजों में हम लोग ट्रेनिंग में जुड़े रहते हैं। और अभी हम लोग बेचैन हैं कि रामू हाथी का क्या किस्सा है जो कुणाल सर सुनाने वाले हैं, वो सुनने के लिए हम लोग बेचैन हैं। तो चलिए आप लोग के बंगाल में हाथी वाथी है क्या सर? हाँ सर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हाथी जो है वो बहुत ही ताकतवर एक जानवर होता है, ये तो पता ही होगा सर आपको। बिल्कुल सर। अब लेकिन इसकी एक कमजोरी भी होती है। आज हम लोग देखेंगे कि भैया इतने बलशाली जो जानवर की एक क्या छोटी सी कमजोरी होती है, ये हम लोग देखेंगे, और ये एक तरीके का हम लोग को विवश कर देगी जानने की, अपने अंदर झांकने की, कि क्या हम एक वो बलशाली व्यक्ति तो नहीं है जो अभी तक हम अपना पोटेंशियल नहीं समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग रामू हाथी का किस्सा सुनते हैं। तो एक छोटा सा प्यारा सा हाथी था, बच्चा, जिसका नाम था रामू, और वो बहुत ही मतलब छोटा था, एकदम खेलता था खेत में और इधर जंगल में चला जाता था, जो मन चाहा वो खाता था, मतलब वो एकदम बिंदास था, वो एकदम स्वच्छंद रूप से हर तरह से अपना खेल कूद करता था। और उसकी जो देखभाल करने का जो जिम्मा दिया गया था, उस लड़के का नाम था बबलू। तो बबलू और रामू की जोड़ी सारी दुनिया में मशहूर थी, और हमारा जो बबलू था उसको केयर करता था, नहलाना धुलाना, उसको हर तरफ घुमाना, खाना देना। तो ये चलता था काफी सालों साल। अब क्या हुआ, रामू हाथी जो हमारा था, रामू हाथी धीरे धीरे अब बड़ा हो गया, अब थोड़ा ताकतवर बन गया, शक्तिशाली बन गया, पहले से ज्यादा बड़ा दिखने लगा। तो अब क्या है कि अब उसको भैया जरूरत पड़ी कि काबू में थोड़ा रखने की। तो अब बबलू ने क्या शुरू किया, बबलू ने बिकॉज यह बड़ा हो चुका था, उसके पैर में एक जंजीर, लोहे का सिक्कर जो होता है, हम लोग यहाँ बोलते हैं सिक्कर या चेन जो होता है, उससे उसको एक मोटे से तने के साथ, एक पेड़ के तने के साथ बांध के रखने लगा, ताकि वो कहीं कहीं चला ना जाए, कहीं किसी का कुछ वो तोड़ फोड़ ना कर दे। तो ये जो सिक्कर जब बांधा गया रामू के इसमें, तो रामू ने जोर लगाया, थोड़ा हिला के देखने की कोशिश की कि भैया टूटता। अब ये लोहे का सिक्कर था तो ये टूटा नहीं, और टूटा नहीं तो रामू अंदर से काफी निराश, हताश, उदास हो गया कि यार ये तो एकदम हमसे, ये काम तो हमसे ना होगा, हमसे ना टूटेगा, जिंदगी मेरी एकदम बर्बाद हो गई, कब मैं इस जंगले से बाहर निकलूंगा, मैं तो इतना कमजोर हूं कि मैं ये सिक्कर नहीं तोड़ पा रहा हूं। तो हुआ ये कि वो
कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाया और हमेशा उसके अंदर में एक बोलते हैं ना कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और एक डिमोटिवेशन का जो था वो कीड़ा जो था उसके अंदर चला गया। अब रामू और बड़ा होता, ये तो जवान था, अब और बड़ा होता गया और बलशाली होता गया और विकराल होता गया, फुल फ्लेजेड एक पूरा का पूरा बड़ा हाथी बन गया। लेकिन क्या दादा बताइए कि अब उसको कितना बड़ा सिक्का लगता होगा? आपको लगता है कि उसको 5-6 चेन से बांधना होता होगा? क्या लगता है आपको? हाँ सर, मैंने तो जू में वैसे ही देखा कि बड़े हाथी को बहुत सारे रस्सी से बांधा जाता है। हाँ, यही सर मार खा गए। अब क्या हुआ कि उसके दिमाग में आ चुका, साउंड नहीं आ रही। ये मैं काम ज्यादा उठाते हुए अब सर बबलू सर उसको पतली सी। कुणाल सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपका वॉइस बीच में बिल्कुल कट गया था, तो हो सकता है सारे पार्टिसिपेंट्स कुछ बिल्कुल सुन नहीं पाए। अभी अभी सुनाई दे रहा है? और आइए, हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी। ओके। अब क्या हुआ, चूंकि इतना बड़ा बन गया हाथी और उसको बांधने के लिए बहुत सारे लोहे के चेन की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक पतली सी डोरी रामू बांधता था और उससे वो बंधा रहता था। अगर वो चाहता तो पतली डोरी को यूं हटा के तोड़ सकता था, अगर वो चाहता तो वो पेड़ था, पेड़ को यूं उखाड़ सकता था, लेकिन वो अपने दिमाग से बंधा हुआ था। और उस दिमाग में आज सर ये चीज जो है अब हर जगह अप्लाई होती है, जहां भी हाथी पाले जाते हैं वहां पर उनको बहुत मोटे मोटे जंगलों से नहीं बांधा जाता है सर, वहां पे उनको एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। लेकिन उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि वो कभी समझ नहीं पाते कि हमारी क्या स्ट्रेंथ। वॉइस चला गया जो प्रॉब्लम होती है। आवाज आ रही है सर? अभी सर बीच में वॉइस चला गया था फिर से। अभी आया सर? हाँ अभी बेहतर है सर, गुड। सर ये जो प्रॉब्लम होती है इसे हम कहते हैं माइंड बाइंडर्स। बाइंडर मतलब जो बांध के रखते हैं। माइंड बाइंडर का मतलब होता है हमारे दिमाग में जो बांध के रखते हैं, जो चीजें हमारे अंदर जो हमें हमारी क्षमताओं को वो कैद कर लेती है, जिससे हम बाहर आने में बहुत ही मुश्किल महसूस करते हैं और कभी भी मोटिवेटेड नहीं हो पाते हैं। तो ये माइंड बाइंडर्स का एक और एग्जांपल दूं। मान लो कि आपको सुबह उठने की आदत नहीं है, वैसे भी अभी कोरोना चल रहा है तो वैसे भी लोग लेट से उठते हैं, आराम से उठते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि कुणाल सर आप कितने बजे उठते हैं, तो मैं बोलूंगा मैं तो 5-5:30 बजे उठ जाता हूं। अब बहुतों को आदत नहीं है, तो आपको मान लीजिए दादा आदत नहीं रहेगी, तो अगर मैं बोलूंगा कि दादा सुबह सुबह 4 बजे आपको उठना है, तो आप क्या बोलिएगा मेरे को? बोलिए सर। मैं तो बोलूंगा सर अचानक से सुबह को उठना पड़ेगा और मेरा नींद सही से नहीं होगा तो सर सरदर्द होगा सर, बहुत सरदर्द होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, तबीयत खराब हो जाएगी सर। मतलब हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं आप मटिया दीजिएगा। आप मटिया दीजिएगा, आप सो जाइएगा चद्दर तान के, आप नहीं उठिएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं दादा हम लोग को एक ट्रेनिंग के लिए जाना है, फ्लाइट पकड़नी है 2:30 बजे सुबह की, आप क्या सो पाइएगा? नहीं सर, रात भर नहीं सोएंगे सर, काम की बात है ना सर, वो तो अलग बात है, वहां पे तो पेमेंट की बात आती है ना सर, तो प्रोफेशनल चीज है, वहां पे तो करना ही पड़ेगा सर। बस सर यही है छोटा सा ट्रिक, जो हम लोग एक स्विच है, उस स्विच को थोड़ा सा अगर घुमा देंगे तो इससे हम सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे और हम अपना काम को कर पाएंगे जो हमसे रिक्वायर्ड है। तो ये यहाँ पर माइंड बाइंडर जो है, ये हमारा एक मेंटल ब्लॉक है, सिर्फ एक छोटा सा मेंटल ब्लॉक। जिस दिन हमें समझ में आ जाए कि ये जो हम कर रहे हैं इसके क्या फायदे क्या नुकसान, इससे हमारे जीवन में हमारी बॉडी में हमारा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, जिस दिन ये आभास हो गया उस दिन हम अपने माइंड बाइंडर्स के साथ चेंजेस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। सर दैट वाज द स्टोरी। सर कैसी लगी स्टोरी? सर ये बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पाया था। मेरे को तो महसूस हुआ कि वो जो हाथी था, वो हाथी शायद अपने क्षमता को पहचान पाएंगे, क्योंकि पिछली स्टोरी में तो हम लोग कुछ ऐसे ही अपने क्षमता को पहचानने की बात की थी, वो कल भी ऐसी कुछ डिस्कशंस हुई थी। लेकिन ये हाथी अपने पुराने कंडीशनिंग में ही रह गए और इसके वजह से उनको अपने क्षमताओं के बारे में पता ही नहीं चला और इस चलते
एक पतली सी रस्सी के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, लास्ट हिस्से में बढ़ने से पहले, मैं टाइप करके आप सबको भेज चुका हूं हमारा लिंक। ये लिंक को ध्यान से देखिए, इस लिंक को कॉपी करके रख लीजिए और ये व्हाट्सएप ग्रुप में घुसने का लिंक है। इस लिंक का इस्तेमाल करें। इस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और ये लिंक हम लोग दोबारा से आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको फोन नंबर्स भी शेयर कर देता हूं, जो कि स्लाइड पे तो था, लेकिन प्लीज अगर कोई तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। अगर इस लिंक से आप लोग जुड़ नहीं पाते हैं, मैं लिंक को दोबारा से शेयर करता हूं और लिंक को आप लोग कहीं पे शेयर करके रखिए। और अगर जुड़ना चाहेंगे तो इस लिंक से ग्रुप के अंदर आपको दाखला मिल जाएगा। मैं 2 बारी लिंक आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो लीजिए, थैंक यू कुणाल सर, थैंक यू एवरीवन, आप लोग जुड़े रहे हैं। और ये हम लोग आते हैं हमारी आखिरी स्टोरी में। जैसे हम लोग कई सारे चीज के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं और ये हाथी की कहानी, रामू हाथी की कहानी हम लोग सुन चुके हैं और माइंड बेंडर्स और मेंटल ब्लॉक्स के बारे में सुन चुके हैं। तो इससे पहले हम लोग आएंगे चील वाला मुर्गी। क्यों कुणाल सर, चील वाला मुर्गी कैसा होता है, क्या लगता है आपको? कभी सुना है आपने चील वाला मुर्गी? सर हम लोग जानते हैं कि चील जो है वो बहुत ही बलशाली है और वो मुर्गी को पाड़ के खा जाता है सर। बिल्कुल, लेकिन सर कभी आपने चील वाला मुर्गी के बारे में सुना है क्या? पता नहीं सर, हम लोग बिहार में नहीं सुने हैं सर, बंगाल का पता नहीं हमको। देखिए, ये तो सर आप मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं सर। बंगाल की बात नहीं, बिहार की बात नहीं, हमको तो मालूम नहीं है कहाँ की कहानी है, लेकिन भारतवर्ष की कहानी जरूर है। हाँ, जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया था तो ये नहीं बता सकते कि बिहार है या बंगाल है, लेकिन मेरे को लगता है ये भारतवर्ष में कहीं भी हो सकती है और बहुत सारी जगह पे है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बंदे ने, एक इंसान ने बदमाशी करके एक चील का अंडा लिया। चील तो आप लोग सब जानते हैं, चील में आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने वाला प्राणी है। तो चील का एक अंडा लेके उसको मुर्गी जहां पे रहते हैं वहां, और ये अंडा धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन उस अंडे से पैदा हुआ एक चील। अंडे से पैदा हुआ चील, लेकिन वो रहता था मुर्गियों के बीच, और मुर्गियों के बीच रहते रहते वो अपने आप को, जाहिर सी बात है, मुर्गा समझने लगे। मुर्गे के बीच रहेगा तो मुर्गा ही समझेगा अपने आप को, और वह मुर्गे के तरह कुकरकू करता रहता था, मुर्गे की तरह घूमता रहता था, मुर्गों की तरह दाना चबाता रहता था, और कभी भी उसने आसमान में उड़ने का ख्वाब भी नहीं देखा। तो एक दिन क्या होता है, इसी चील को, या मुर्गा बताऊं, पता नहीं क्या, शायद वो चील था, शायद वो मुर्गा था, पता नहीं, लेकिन यह चील को, असलियत में जो चील था, वो देखता है आसमान में एक चील उड़ रहा है, और उसको वो सबको सवाल पूछते हैं, अपने मुर्गे दोस्तों को, मुर्गे भाई बहन को पूछता है कि ये प्राणी कौन सा प्राणी है। तो बाकी मुर्गे उसको बोलते हैं ये चील है, आसमान का राजा है, आसमान में पंख फैला के उड़ता रहता है, और आसमान में उड़ने का क्षमता ना हम में है, ना ही हमारे कल्पना में हो सकती है। ये बात उन्होंने सुना, अपने आप को मान लिया मुर्गा, और जिंदगी भर वो मुर्गे का जिंदगी बसर करता रहा। तो चील मुर्गा बन के जिया और मुर्गा बन के मरा। वैसे हम लोग भी, कई लोग हैं जो खुद को समझ नहीं पाते हैं, और अपने आप के बारे में जैसा हम लोग समझदारी रखते हैं वैसे ही अपने आप को पाते हैं। तो अगर हम में क्षमता है चील बनने का और अपने आप को हम मुर्गा समझ लेते हैं, तो जिंदगी भर मुर्गे की जिंदगी बसर करना पड़ेगा, और आगे चल के मुर्गी से बन के कभी चील नहीं बन पाएंगे। तो हमारी सोच हमको लायक या नालायक बनाती है। अगर हम लगता है कि हम केपेबल है, तो हम लोग जरूर केपेबल बन सकते हैं। अगर हम अपने आप को ऑर्डिनरी समझते हैं, तो हम ऑर्डिनरी ही रह जाएंगे। अगर हम अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं, तो जरूर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके दिखाएंगे। हमें उम्मीद रहेगी, हमें विश्वास रहेगी, हम पे यकीन और कॉन्फिडेंस रहेगी, और हम लोग जरूर एक ना एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाएंगे। सर लीजिए, यहाँ पे कहानी खत्म होती है। सर कैसा लगा आपको? कुणाल सर कैसा लगा? सर
यहाँ पे एक पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा टेक्निकल बंदा हूं, तो मैं टेक्निकल यहाँ पर भी कुछ खोज रहा था। बिल्कुल बताइए सर। हम लोग के जो सेशन में एक जो चीज थी फीडबैक, हाँ जी। यहाँ पे हमको लगता है फीडबैक की बहुत मतलब निहायत ही कमी थी, क्योंकि कभी किसी ने उसको वहां पे ना एहसास दिलाया कि भैया तुम मुर्गियों के साथ हो, लेकिन तुम मुर्गी नहीं हो, तुम चील हो, ना उसने कभी किसी से बातचीत की। तो यहाँ पे एक चीज तो है सर, फीडबैक की प्रॉपर फीडबैक कभी नहीं मिला उसको। दूसरा है सर, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ही अपने आप को नेगेटिव लोगों के साथ हम एक सिलेक्शन करते हैं कि हम हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव चीजों के साथ, चाहे वो पढ़ने की चीज हो, चाहे वो यूट्यूब की चीज हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं मैक्सिमम। शायद वो हमें एक छोटा सा एहसास दिलाती हो, खुशी का, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट हैप्पीनेस, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो कुछ और हो सर। तो यहाँ पे एक बात आती है कि जितना हो सके अपने अपने आसपास से नेगेटिविटी को हम जितना छांटेंगे, उतना पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। तो वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी सर। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। यहाँ पे कई लोगों की कमेंट्स भी आ रही है, कई लोगों की कहानी पसंद भी आए, कुछ लोग बोल रहे हैं वो लोग यूट्यूब में ऐसी कहानी देख चुके हैं। बिल्कुल कई सारे ऐसे कहानियां हैं जो आप लोग शायद सुन भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे, लेकिन उस कहानी से हमको सीख मिलती है और इसलिए वो कहानी को हम लोग आपके सामने पेश किए। लेकिन ये कहानी सब जिंदगी की कहानी है, जैसे कुणाल सर ने बताया, जैसे मैंने आपसे बताया, और आपसे ये बातचीत करने का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ टाइम बाकी है। लेकिन उससे पहले सबको जरूर थैंक यू बताएंगे कि आप लोग जुड़े रहे, और स्क्रीन पे दोबारा से हमारे नंबर शेयर करेंगे और स्क्रीन पे लिंक को दोबारा से शेयर करेंगे। प्लीज ये वाला लिंक कॉपी करके रख लीजिए। अगर अभी आप इस लिंक को ज्वाइन करेंगे तो अभी आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, शामिल हो सकते हो, पाबंदी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आप लोग बाहर वाले किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो हमको मालूम है कौन बाहर वाले हैं, हम उनको ग्रुप से निकाल देंगे। ये सिर्फ जो इस सेशन में आज और कल ज्वाइन हुए थे उन्हीं के लिए है, आपके भाई दोस्त बंधुओं के लिए नहीं है। हम लोग नहीं एंटरटेन करेंगे उनको। क्यों कुणाल सर? हम लोग सिर्फ आज के 2 दिन जो हमारे साथ जुड़े रहे उन्हीं के इस ग्रुप में एंटरटेन करेंगे, हाँ या ना सर? बिल्कुल सर। और ये मैं एक और टेक्निकल बात बता दूं, हर ट्रेनिंग का जो लास्ट स्टेप होता है वो इवैल्यूएशन या फॉलोअप होता है। तो ये जो ग्रुप हमारा बना है वही ट्रेनिंग का जो लास्ट स्टेप है, इवैल्यूएशन एंड फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग के लिए हमने ये बनाया है ग्रुप। तो इसमें जो भी चीजें हैं, जो भी आपको डिस्कस करनी है, बतानी है, आस्क, टेल, डिस्कस, इन्हीं चीजों के लिए, 3 चीज के लिए हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं, जिसमें कि मैं और अभिषेक दा रहेंगे। हम लोग जितना हो सके आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करेंगे यही 2 टॉपिक के ऊपर जो हमने 2 दिन में कवर किए हैं, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। सर एक चीज पूछना है सबको, आप सबको शायद लिंक मिल चुका होगा। अगर आप किसी को लिंक नहीं मिला है तो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आप सबको लिंक मिल चुका है तो हम स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे और अगले 10-15 मिनट जो टाइम रह गया है, कितना टाइम, हाँ करीब 20-25 मिनट का टाइम है, उस टाइम के दौरान हम आपके सवालों का जवाब देंगे। कई लोग ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू, वेरी गुड, आप लोग ज्वाइन करते रहिए। लेकिन आपके सवालों का जवाब हम यहाँ पे भी 20-25 मिनट तक देंगे। लेकिन मैडम आपसे निवेदन है, प्लीज किसी को अनम्यूट ना करें। तो मैडम सिर्फ लोगों को बगैर अनम्यूट किए उनके सवाल जो चैट रूम में आ रही है, एक एक करके हम सवाल पूछते जाएंगे, हम लोग रीड करेंगे सवाल, और कुणाल सर या मैं दोनों में से कोई एक या कई बार हम लोग दोनों उसका आंसर देंगे। तो प्लीज आप लोग अनम्यूट होकर सवाल मत पूछिए, तो फिर एक ही को मौका मिलेगा। हम लोग चाहते हैं सबको मौका मिले 20-25 मिनट तक, फिर हम लोग आपको अलविदा कहेंगे यहाँ पे, लेकिन ग्रुप में जरूर जारी रहेंगे, जुड़े रहेंगे और सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज काइंडली यहाँ पे चैट रूम में आपके सवालों का पूछते जाइए। मैम किसी को अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ठीक है सर। करिए, हम लोग स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं। उम्मीद है सबको मिल गया होगा। किसी को नहीं मिला है तो एन लिखिए, किसी को नहीं मिला है लिंक तो एन टाइप करे। सर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। हाँ जी। ये क्वेश्चन शायद कल भी मैंने देखा था। ये श्रीराम कुमार जी का क्वेश्चन है, सर हेजिटेशन दूर करने का एक्सप्लेन किया जाए कि हेजिटेशन कैसे दूर किया जा सकता है, हेजिटेशन। हाँ सर।
तो क्या आप सर आप जवाब दीजिए ना सर। सर ये एक्चुअली मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं कि हेजिटेशन को दूर करने का कोई टर्म की या बहुत क्विक सॉल्यूशन कुछ होता नहीं है। हेजिटेशन एक ऐसी चीज है जो कि एक तरह से वो हमारे फिजियोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी में वो इनग्रेन हो जाती है। एक सॉल्यूशन से या एक चीज से वो जाती नहीं है। दिस नीड्स पेशेंस, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस with people and with those people who can train you, who can be with you and guide and mentor you for a longer duration of time. अब आते हैं इस पे कि ये होता क्यों है। सर हेजिटेशन जो होती है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है जिसमें कि जब आप फॉर एग्जांपल आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आप कहीं पे जाके स्टेज पे खड़े होकर आपको बोलना है या अपने बॉस के साथ आपको बात करनी है या किसी ऑडियंस के सामने आपको बोलना है, तो सर होता यह है कि जैसे आप वहां पे जाते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। आपने अभी स्पीच बोला भी नहीं है, आपने अपने बॉस के साथ बात करनी शुरू भी नहीं की है, लेकिन आपकी बात ऑलरेडी दिमाग में शुरू हो चुकी है। अभी मैं जाऊंगा, सर को बोलूंगा, सर मेरे को ये बोलेंगे, मेरे बारे में ये सोचेंगे, फिर मैं डर जाऊंगा, फिर मैं नर्वस हो जाऊंगा, मैं पसीने से लथपथ हो जाऊंगा, मैं कांपने लगूंगा। अभी ये कुछ हुआ भी नहीं है और ये शुरू आपने सोच लिया पहले से। So this is a very very normal, very natural process जिसमें कि हम लोग फाइट एंड फ्लाइट का इसमें साइकोलॉजी में आता है वो प्रोसेस, इसको समझते हैं उसके हिसाब से। और यहाँ पे सर पहली जो चीज है कि हमें पहले से प्री एज्यूम नहीं करना होता है कि हम अब जाएंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा। दैट इज फर्स्ट। अभी इतने शॉर्ट टाइम में मैं इतना ही बात बता पाऊंगा। पहला तो ये सोचना नहीं है कि क्या होगा। दूसरा ये कि नर्वसनेस या हेजिटेशन इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन। इसको एक्सेप्ट करना होगा सर। मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, मैं भी जाता हूं, हजार की संख्या में प्रेजेंटेशन देना होता है। सर भी जाते हैं, अभिषेक दा, मैं, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कॉर्पोरेट पीपल के साथ, कॉलेज स्टूडेंट के साथ, तो वहां पे इतनी भीड़ को देख के नर्वसनेस होती है। लेकिन हमने चूंकि प्रैक्टिस की रखी है तो हमने थोड़ा मैनेजमेंट सीख लिया है कैसे उसको मैनेज करना है। और ये चूंकि बायोलॉजिकल चीज है, कोई आपका डीएनए चेंज नहीं कर देगा, कोई आपके हार्मोनल में आपको दवाई खिला के आपके हार्मोन को चेंज नहीं कर देगा। आपको क्या करके देगा, आप क्या कर सकते हो, दैट इज जस्ट बाय प्रैक्टिस यू कैन लर्न टू मैनेज इट। दैट इज द आइडिया सर। थैंक यू कुणाल सर। तो कुणाल सर और कुछ कई सारे सवाल है और ये वाला जो सवाल का जो जवाब दिया उसका खाली एक सारांश में एक ही चीज आपको बताएंगे और वो चीज हम आपको सिखाएंगे जरूर जब आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको जरूर देंगे, कोशिश करेंगे डिटेल में जानकारी देने के लिए। और सेल्फ का हेजिटेशन हटाने का सबसे सरल तरीका है जोहारी विंडो के बारे में जानकारी और जोहारी विंडो का प्रैक्टिस, जो कि अभी अभी कुणाल सर ने आपको बताया, वो है सेल्फ डिस्क्लोजर और फीडबैक। लेकिन उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा है, तो इसलिए उसको सीखने का थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे कई सारे सवाल है तो मैं क्लियरली देख नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरे को चश्मा पहनना पड़ रहा है। उम्मीद है आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे कई सारे लोग ने सवाल पूछे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए, पर्सनल प्रॉब्लम का इफेक्ट प्रोफेशन में ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या करना चाहिए, सर कोई सामने वाला अगर सही से बिहेव ना करे तो कैसे उनसे पेश आना चाहिए, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है बताइए। ये सारा चीज का सिलसिला एक वर्ड में या एक सेंटेंस में हम लोग जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों के बारे में आपको बताते हैं। मान लीजिए मेरे को कम्युनिकेट करना है किसी लोगों के साथ या फिर ऑफिशियली अपने आप को पेश करना है, तो डेकोरम के बारे में पता करना चाहिए, एक वो है। दूसरा है कम्युनिकेशन की स्किल को बेहतर करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग की जरूरत है। कई लोग यहाँ पे समझते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेनिंग यानी कि स्पोकन इंग्लिश सीखना। हाथ जोड़ करके मैं बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग इज नॉट स्पोकन इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी नहीं सिखा सकते आपको, हम लोग अंग्रेजी नहीं सिखाते हैं। हम लोग इंडियन हैं, हम लोग अंग्रेजी में बात जरूर कर सकते हैं, हम लोग अंग्रेजी में जरूर बात करते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश हम लोग नहीं करवाते हैं आपको, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल, इट कांट बी ओनली लर्नड। हाँ, कुछ ट्रिक्स जरूर सिखाया जा सकता है, लेकिन जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आपके पर्सनैलिटी के अंदर नहीं जाएगी। पहले तो जानकारी हासिल करना, नॉलेज गेन करना, फिर प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी परफेक्ट। तो जैसे स्वॉट बनाया गया, स्वॉट बकायदा लिख के करना पड़ता है और स्वॉट में ध्यान से SWOT लिख के अपने बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ती है। नेगेटिविटी हटाने के बारे में कई लोग पूछ रहे हैं,
कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बोलना है क्या, बोल क्या जाते हैं, नर्वसनेस के वजह से हम लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आती। तो ये सारा चीज जो आप बता रहे हैं, इट इज ऑल रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, इट इज ऑल रिलेटेड टू हमारा मेंटल हेल्थ, हमारे जो मेंटल हेल्थ का सिचुएशन है। उम्मीद है कुणाल सर क्लियरली मेरा वॉइस सबको सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है ना सर? हाँ सर, बस आप सिस्टम के थोड़ा नजदीक रहो, क्या बोलिए सर, सिस्टम में नजदीक रहो। अभी क्लियरली सुनाई दे रहा होगा? ठीक है सर। अच्छा, तो ये है कि हम लोग जो भी बातचीत करते हैं तो वहां पे बातचीत के दौरान हम लोग इस ढंग से, कोई भी किसी ढंग से क्यों बातचीत करते हैं, उनकी शिक्षा, उनकी पैदाइश, उनका माहौल, वो कैसे खानदान से बिलोंग करते हैं, कैसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ के वजह से इंसान उसी ढंग से अपने आप को पेश करते हैं। उनके वेशभूषा हो, उनके बात करने का तरीका हो, उनके शब्दों का चयन हो, ये सब रिलेटेड है उनके बैकग्राउंड, सोशल कंडीशनिंग और अपनी आपस मतलब इर्द गिर्द किस ढंग के लोगों के साथ उनकी मेल मिलाप है। अब इसी के वजह से एक इंसान की कम्युनिकेशन की तरीका बदलता रहता है, ढंग से लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये एक दिन के अध्ययन से आपको हासिल नहीं हो सकती। कई सारे सवालों का जवाब तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन कुणाल सर ने जैसे बताया, देयर इज नो क्विक फिक्स। और चीज मैं एकदम पूरा एकदम कुणाल सर के साथ सहमत हूं, दैट कई सारे चीज आपको मान लेना पड़ेगा। पहला चीज जो स्वॉट करते हैं, किसी भी चीज को आप जब समझ जाते हैं कि ये हमारी वीकनेस है, तो ये भी समझ जाइए कि आपके अंदर अगर कोई वीकनेस है तो आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ होगा। तो वीकनेस को आप इंप्रूव करने का कोशिश करें थोड़ा बहुत, लेकिन स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस डालें और स्ट्रेंथ को कैसे बाहर लाए सबके सामने, ये जरूरी है। ना कि ये सोचे मेरे को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, मेरे को टाई पहनना नहीं आता है, मेरे को, अरे भाई टाई पहनने से क्या हो जाएगा, टाई पहनने से क्या हो जाएगा, ब्लेजर पहनने से क्या होगा? तो आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप लोग क्यों ब्लेजर पहन के आए हैं। ये पहनने के लिए, ये बताने के लिए आप लोग की ये सबसे एक ब्रांडिंग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप में कोई अंतर है। आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, और आप में भी कुछ काबिलियत है, कुछ खूबियां हैं, और हम में भी कुछ काबिलियत है, कुछ खूबियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी या हमारी काबिलियत में कोई अंतर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, नहीं, सब अपने अपने तरीके से एक्सेप्शनल है। अंग्रेजी बोलने में ऐसा कुछ नहीं है कि हमको अंग्रेजी बोलना आता है इसके वजह से हम साफ बन जाते हैं। क्यों कुणाल सर, आप मेरे से सहमत हो या नहीं? कुणाल सर, आपको सुनाई दे रही है मेरी बात? अभी थोड़ा क्रैक हुआ था सर, अभी क्रैक हुआ था थोड़ा। अच्छा, क्रैक हुआ था। मैं दोबारा से बोलता हूं सर, मैं ये बोल रहा हूं कि कपड़े पहनने से या अंग्रेजी बोल लेने से कोई सांप तो बन नहीं जाता, कोई महान तो बन नहीं जाता। आप इस बात से सहमत हो, हाँ या ना? मैं तो सहमत हूं सर। सहमत हो ना सर? तो वही है दैट हम कोई भी चीज हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे कई सारे सवाल है सर। तो व्हेन वी थिंक वी डू बेटर एंड क्रैक सम एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट 2-3 days वी आर चार्ज्ड अप, बट आफ्टर दैट वी डिमोटिवेट एंड फील द सेम। क्या लगता है सर, ऐसा क्यों होता है कुणाल सर? कि सर हाँ, ये हमने क्रैक किया, अच्छा कर लिया, और उसके बाद बहुत अच्छा फील किया 2-3 दिन, उसके बाद दोबारा से हम लोग डिमोटिवेट फील करने लगता है, ऐसा क्यों होता है सर? सर वो एक कहानी सुनी है ना कि जब हम सोचते हैं ना कि हमें ये लड्डू खाना है, लड्डू के लिए हम लोग बरसों से लगे हुए हैं, अरे वो जाएंगे तो वो छगनलाल हलवाई का लड्डू खाने मिलेगा, प्योर घी का है, किसी दिन हम जाके वहां पे खरीद के खाएंगे। और वो हम बचपन से उसका सपना देख के रखते हैं। जैसे ही जवान होते हैं, हमारे पास साइकिल आती है, हम साइकिल में बैठ के छगनलाल हलवाई के पास जाते हैं और लड्डू खा लेते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन लड्डू खाने के बाद क्या होता है, उसके बाद कोई मोटिवेशन नहीं रहता कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है कि जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं या छोटा मान लीजिए कोई माइलस्टोन हमें मिल जाता है, तो हम एक तरह से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, हम सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं और हम अंदर से इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो पाते आगे के लिए। मैं इसमें एक और एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि सर जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं अपने हेल्थ के लिए, हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो किसको मन लगता है सर कि सुबह 5:30 बजे उठे और जाके वहां पे पुशअप मारे, पुलअप मारे, जिम करें, एरोबिक्स करें, योगा? किसको मन करता है? कौन नहीं चाहता है कि सब 6, 7, 8 बजे तक सोए और आराम से रहें? लेकिन सर कभी कभी मोटिवेशन होगा सुबह उठने का, कभी कभी नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि 5 दिन आप कर रहे हैं एक्सरसाइज,
और बाकी के 25 दिन आप नहीं कर रहे हैं, आपको कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। हेल्थ बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप 30 के 30 दिन या कम से कम आप 25 से 26 दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं महीने का। अब ये कैसे होगा? आपके दिमाग में ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, एक माइंड बेंडर हटाना पड़ेगा कि मैं मोटिवेशन यहां से लेता हूं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज जस्ट लाइक अ झुनझुना, इट्स लाइक जस्ट लाइक अ स्मॉल काइंड ऑफ एक छोटा सा इंसेंटिव है, वो इंसेंटिव को हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर इस चीज को हम हटा दें और सामने अपने डे टू डे के लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन को ले आए, डिसिप्लिन को ले आए और थोड़ा सा ये सोचने लग जाएं कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, तो कल की डेट में मुझे शुगर होने की चांसेस हो जाएगी, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, मेरा वेस्ट साइज इंक्रीज हो सकता है, मेरा वेट इंक्रीज हो सकता है, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा और मेरा जो डे टू डे फंक्शनैलिटी है, कभी मैं 20 किलो का मैं चावल का बोरा नहीं उठा पाऊंगा, अपने बच्चे को उठा के मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा। अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस का दिमाग आ गया तो आप वहां पे आप डिसिप्लिन हो जाइएगा, तब आपको कोई भी एक छोटा सा मोटिवेशन या झुंझुना जो है आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा। आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट फ्रॉम द डिसिप्लिन वो आपको अफेक्ट करेगा सर। सो दैट इज हाउ वी ऑपरेट एंड वी ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड फ्रॉम इंटरनली। ये इंटरनल मोटिवेशन पैदा करने का एक टेक्निक है सर। थैंक यू कुणाल सर। मैं आपसे दो चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे कई सारे सवाल आए हैं, जैसे नीतीश रोशन जी पूछे हैं कि आइदर थिंग्स आर राइट फॉर मी और रॉन्ग फॉर मी, और मेरे लिए क्या ठीक है क्या राइट है, मैं खुद को कैसे प्रॉपरली मैनेज करूं या पॉलिटिकली मैनेज करूं, ठीक है। ऐसे कई सारे सवाल आए हैं यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे अगर सवाल कुछ छूट जाते हैं तो डरिए नहीं, आप ग्रुप के हिस्सा बन चुके हो तो वहां पे आपको जवाब मिल जाएगी, और अगर ऑलरेडी मिल चुका है तो वहां पे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है और दूसरा सवाल पूछेगा, और जो भी सवाल पूछेगी हम उनका जवाब जरूर देंगे। और अगर कोई सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है तो हम लोग पता करेंगे और आपको सही सवाल। तो आपको दो चीज हम बताना चाहेंगे सर। एक होंडा ये सॉरी एक इंसान था एंड ही इज द फादर ऑफ फोर्ड कंपनी एंड दैट इज हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। तो कुणाल सर ये सुनाई दिया मैंने जो बोला? बिल्कुल सर, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए सर। इफ यू थिंक you can, you can. If you think you can't, you can't. मतलब अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो कर सकते हो, और अगर आपको महसूस होती है कि आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। And either ways you are right. दोनों ही सिलसिले में आप सही हो। मैंने नहीं बताया, हेनरी फोर्ड साहब ने बताया है। फोर्ड गाड़ी का आविष्कर्ता, फोर्ड गाड़ी का क्रिएटर वो बताते हैं। तो आपकी जिंदगी क्या सही है क्या गलत है वो अभिषेक सेनगुप्ता सर कोई नहीं है बताने का, कुणाल श्रीवास्तव सर का भी कोई अहमियत नहीं है, वो नहीं बता सकते, उनका कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है बताने का। तो आपको अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना है, आपकी जिंदगी की क्या फोकस है, वो आपको तय करना पड़ेगा। हम लोग टूल्स बता सकते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते ये सही है या गलत। तो लीजिए आपको फ्रैंकलिन कवी साहब के बारे में बताते हैं। तो फ्रैंकलिन कवी एक माने जाने, फ्रैंकलिन कवी दैट इज FRANKLIN, मैं आप यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो फ्रैंकलिन कवी सर ने बताया था कि हमारी जिंदगी में 3 चीजों की जरूरत है। तो फ्रैंकलिन कवी के बारे में अगर आपने नहीं सुना होगा, गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वो एक माने हुए बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, एक फैसिलिटेटर थे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट गुरु थे, और उनके बहुत अहम किताब की नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव इंडिविजुअल्स। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव इंडिविजुअल्स। इनका एक सीक्वल भी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव फैमिलीज। और दोनों ही सिलसिले में उन्होंने वही 7 हैबिट के बारे में बताया जिनके बारे में हम लोग जानकारी दे सकते हैं। हमारा सेशंस कंडक्ट होती है, प्रोफेशनली हम लोग सेशंस कंडक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उसमें किताब के पहले हिस्से में उन्होंने एक अहम बात के बारे में जिक्र किया और उन्होंने बताया है जिंदगी में हमको 3 चीजों की जरूरत है। पहला चीज डेस्टिनेशन, पहला चीज डेस्टिनेशन यानी कि हमको कहां तक पहुंचनी है। सेकंड चीज, क्योंकि एक एरोप्लेन की बात कर रही है तो उन्होंने बताया कि एरोप्लेन को एक डेस्टिनेशन चाहिए होता है। सेकंड चीज फ्लाइट प्लान,
फ्लाइट प्लान यानी कि राउट मैप, कौन सी दिशा से उसको जाना है, फ्लाइट प्लान या राउट मैप, पहला चीज डेस्टिनेशन, एंड लास्ट एंड फाइनल इज द राउट, कौन सा राउट से उनको जाना है। तो फ्लाइट प्लान या राउट मैप के साथ साथ उनको राउट के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। ये तीन चीजों की जरूरत है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक चीज मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे को फ्लाइंग में बहुत डर लगता है। मैं कई बार प्लेन में सफर तो कर चुका हूं, लेकिन आपको बता देता हूं मेरे को बहुत डर लगता है, और ये पढ़ने के बाद मेरा डर और बढ़ गया। उन्होंने लिखा है कि 80% सिचुएशन में 80% ऑफ द टाइम्स एरोप्लेन्स डू नॉट फ्लाई इन देयर राउट। सोचिए क्या खतरनाक चीज है। 80% टाइम में प्लेन अपने राउट के अनुसार बिल्कुल नहीं उड़ते हैं। कुणाल से आपको सुनाई दे रही होगी, उम्मीद है। आवाज क्रैक हो रही है सर। क्रैक हो गई, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। हाँ, कई लोग लिखते हैं हमको भी फ्लाइट में उड़ना पसंद नहीं, हमको डर लगता है, हम फ्लाइट लेते नहीं है। ठीक है, तो हम बताते हैं कि फ्लाइट प्लेन जब उड़ती है तो जिस रूट से जाने वाली होती है, जो उनका राउट प्लान है, रूट प्लान अनुसार, हाँ रूट प्लान के अनुसार कई मर्तबा वो उड़ता नहीं है, से वो बहक जाते हैं। उनको जो सपोर्ट मिलती है कई मर्तबा, वो सपोर्ट मिलती है उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, दूसरे फ्लाइट से, सैटेलाइट के पिक्चर से। इसके बावजूद भी रूट प्लान से बहक जाते हैं। लेकिन अभी बताइए, इसके बावजूद भी कितना बार आपका फ्लाइट डिले होता है? ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्लाइट कभी भी डिले नहीं होता। 99% केसेस में फ्लाइट सही टाइम पे सही डेस्टिनेशन में पहुंचती है। ये तो और अलग बात ये बता देते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिकली सर्च करें तो देखिएगा फ्लाइट एक्सीडेंट का स्टैटिस्टिक सबसे कम है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स रोड में और ट्रेन की सफर में होती है, यानी कि बसेस और ट्रेन में ज्यादा एक्सीडेंट्स होती है, फ्लाइट में कम। हमको डर जरूर लगता होगा, लेकिन एक्सीडेंट्स फ्लाइट में कम होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर जिंदगी के प्लान के अनुसार हम 80% टाइम भी बहक जाए, लेकिन 20% टाइम फोकस रख के हमारी दिशा की ओर, हमारी डेस्टिनेशन की दिशा की ओर बढ़े रहें, तो हम जरूर कामयाब बन सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ओनली 20% ऑफ द टाइम। तो पैरेटो प्रिंसिपल की बात जो कल कुणाल सर ने बताया था, 80-20 प्रिंसिपल, 80% ऑफ द सक्सेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ फोकस। सिर्फ 20% टाइम हमको फोकस रखना है, तो 80% सक्सेस हमको वहीं से मिल जाएगी। 80% सक्सेस फ्रॉम 20% फोकस, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये सुनाई दी होगी। कुणाल सर, सिर्फ 4 मिनट बाकी, हम लोग कुछ और सवाल का जवाब दे दे, फिर हम लोग आगे। एक किन्हीं का 2 क्वेश्चन को मैं मिला के एक बता दूं। बिल्कुल बताइए सर, प्लीज। सर, एक क्वेश्चन था कि कैसे हम नेगेटिविटी को दूर करें, और एक क्वेश्चन था कि किसी मैम ने लिखा था कि क्या नॉवेल पढ़ना अच्छा होता है। तो मैं दोनों, इसलिए मोटिव मेरा लगता है कि एक ही है आंसर का। वो ये है सर कि आप जो भी एक्टिविटी करते हो डे टू डे लाइफ में, चाहे वो आप नॉवेल पढ़ते हो, चाहे आप टीवी देखते हो, चाहे आप दोस्तों से बात करते हो, चाहे आप YouTube वीडियो देखते हो, चाहे आप और भी कोई एक्टिविटी करते हो, पॉइंट इज आपको जिस चीज में पॉजिटिविटी दिखती है, वो चीजें पॉजिटिव हैं जो आपको एक तरह से आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का हेल्प करती हैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप का वो मैसेज आया था ना जो उस भाई ने भेजा था, अब उस मैसेज को मैं किसी को फॉरवर्ड करूंगा, वो एक मेल आया था उसको मैं फॉरवर्ड करूंगा, ये जोक आया था जोक को मैं भेजूंगा, वीडियो आया था ऑडियो आया था मैं यहाँ फॉरवर्ड करूंगा। तो भाई जिस चीज से पॉजिटिविटी मिलती है, जिस चीज से हमें आगे बढ़ने कुछ एक पाथवे मिलता है, हम उन्हीं चीजों की, आज मेरा चॉइस है कि मैं यह नॉवेल पढ़ूं। अब नॉवेल किस तरह का हो सकता है? नॉवेल एक क्राइम नॉवेल, जस्ट सेंसेशनल नॉवेल हो सकता है, या तो कोई एक मोटिवेशनल नॉवेल हो सकता है। अब आप जब YouTube वीडियो देख रहे हो, तो आप YouTube वीडियो में आप किस तरह की वीडियो देख रहे हो? आप कुछ अच्छी प्रोडक्टिव अपने को डेवलप करने की वीडियो देख रहे हो, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंसेशन देख रहे हो? तो ये छोटे छोटे चॉइसेस हैं
जो हर इंसान को डे टू डे लाइफ में लेने होते हैं। तो हमारी लाइफ का जो खुशी है, जो हैप्पीनेस क्वेश्चन को ये है, वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारे चॉइसेस कैसे हों, हम किन किन चीजों का सिलेक्शन करें। हमारे पास समुंदर भरा पड़ा है चीजों से, तो हम, वो कहावत है ना सर कि हमारे अंदर दो तरह के वुल्फ होते हैं, भेड़िए होते हैं, एक अच्छा भेड़िया भी है और एक खराब भेड़िया है। तो कौन बड़ा होगा, कौन दूसरे पर हावी होगा, इस पर, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम किस भेड़िए को खुराकी दे रहे हैं, किसको खाना दे रहे हैं। तो हमारे अंदर दोनों चीज रहती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो आप अपने अंदर जो चीजें लोगे, जो चीज आप समाहित करोगे या चीजों को एब्जॉर्ब करोगे, वो चीज बढ़ती चली जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से दोनों ही क्वेश्चन का एक ही था कि ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू सी पॉजिटिव, ट्राई टू बी पॉजिटिव विद पीपल हु स्पीक, who try to spread positivity, and you will see definitely आपका जो थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग है, आपकी लाइफ है, वो काफी ज्यादा पहले से बेटर हो जाएगी, खुशनुमा हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो आई थिंक द पॉइंट इज व्हाट सिलेक्शन यू मेक ऑन अ डे टू डे बेसिस। सर कुणाल सर, थैंक यू सो मच। 1 मिनट और लेंगे खत्म करने से पहले, खत्म करने के टाइम पे के कगार पे खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। कई सारे लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, 111 ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और हम लोग जानते हैं कि आप लोग कितने उत्सुक हैं, लेकिन कई सारे लोग पर्सनल विंडो में लिख रहे हैं। प्लीज आपको रिक्वेस्ट किया जाए कि आप पर्सनल विंडो में ना लिखिए, इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो दूसरों का सवाल से भी आप सीख पाएंगे। अगर आप पर्सनल विंडो में करेंगे तो हम उसका जवाब शायद नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक ही ग्रुप में सबका लर्निंग हो जाए, क्योंकि सबका लर्निंग जरूरी है। और हम आपको बता देते हैं कि इस ग्रुप में हम पूरा दिन इसको जारी नहीं रखेंगे कि पूरा दिन आपके पास व्हाट्सएप आता रहे। मैं जानता हूं कि इसमें परेशानी होती है, तो व्हाट्सएप भेजने का हम स्पेसिफिक टाइम लिख देंगे। हम लोग भी एक स्पेसिफिक टाइम में ही व्हाट्सएप करेंगे। आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि ये दिन भर रात भर नहीं चलेगा। रात को हम लोग 11 बजे के बाद इसमें व्हाट्सएप चालू नहीं रखेंगे और सुबह को 8 बजे से पहले इसमें चालू नहीं करेंगे। तो रात को 11 बजे से सुबह का 8 बजे का टाइम हम इसको बंद करके रखेंगे, तो कोई इसमें कोई हरकत नहीं कर पाएगी, ना हम कर पाएंगे ना आप। हम लोग तो भेजेंगे ही नहीं, ना ही आप भेज पाओगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए, लेकिन ग्रुप में ज्वाइन करें। सर लिंक शेयर किया गया है, मैं लिंक फिर से यहाँ पे रीशेयर कर दिया, आप लोग देख लीजिए। प्लीज ओनली ज्वाइन दैट ग्रुप। ग्रुप में पोस्ट करने का टाइम रहेगा, हम लोग पोस्ट करने का मौका आपको देंगे। ग्रुप में आप लोग फॉलो करते रहिएगा। ये मौका देने के लिए शुक्रिया। हो सकता है कि हमसे कई सारे चीजों में सही ढंग से हम लोग पेश नहीं आ पाए हैं, कई सारी चीज हम लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं वक्त की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। कुणाल सर ने तो बरकरार रखा ये। अगर वो नहीं रहते तो शायद ये सेशन मेरे लिए ऐसे कंडक्ट करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि मैं उम्र में काफी सारा बड़ा हूँ कुणाल सर से, तो एज हो चुका है, तो उतना जोश नहीं है मेरे में। मेरे को जोश कुणाल सर और आप जैसे लोगों से मिलती है जो हमसे यंग है, और मैम से मिलती हैं जो यंगस्टर्स है। ऐसे लोगों को देख के लगता है कि जिंदगी अभी भी जीने का कोई मकसद तो है जिंदगी में, राइट? सो माय डॉटर मेरे जीने की मकसद है, आप लोग मेरे जीने की मकसद हो, आप और कुणाल सर। तो थैंक यू वेरी मच। कम्युनिकेशन और मोटिवेशन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, आप लोग जुड़े रहे। 200 के ऊपर लोग दोनों दिन जुड़े रहे, आज भी 200 के करीब थे। शायद कुछ लोग अभी निकल चुके हैं, काम होंगे कुछ वजह से, बट वी स्टिल हैव 191 people. Thank you very much. Thank you so much. 111 people have joined. I believe there will be more people. Please take your time, join that group. Individually, please request आप ना लिखें, ग्रुप में ज्वाइन करें। अगर इंडिविजुअली लिखेंगे तो हम लोग शायद जवाब ना दे पाए। थैंक यू। कुणाल सर कुछ और शेयर करना चाहेंगे? सर एक क्वेश्चन जाते जाते शायद सब लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि यदि वो लोग किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं या बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, तो क्या ऐसा वो करें इंस्टेंट विद इन 1 or 2 hour कि वो लोग फिर से मोटिवेट हो जाए, या फिर जो भी उनका डिप्रेशन का पार्ट है उससे थोड़ा वो लोग रिलीज पा लें? थैंक यू, वंडरफुल क्वेश्चन। इसका जवाब मैं भी और कुणाल सर दोनों ही देंगे। कुणाल आप जवाब देना चाहोगे तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक चीज पहले बता देता हूँ। ये वाला सवाल का जवाब का एग्जांपल मैं विराट कोहली का लेने वाला हूँ। यहाँ पे विराट कोहली को सारे जानते होंगे, मैं स्पोर्ट का इस्तेमाल करूंगा। विराट कोहली से लेके कई सारे लोग डिमोटिवेशन के थ्रू जा चुके हैं, फिल्म स्टार्स भी जा चुके हैं, इवन टॉप सेलिब्रिटीज भी जा चुके हैं, और एक ही इसका हल है। जब आपका परफॉर्मेंस लो जा रहा है, मैं खुद के साथ इसको ट्राई कर चुका हूं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद के साथ भी ट्राई कर चुका हूं। जब भी मेरी जिंदगी में खराबी आती है, व्हेन आई एम डूइंग पोरली, मेरा परफॉर्मेंस खराब होता है, आई थिंक मैं अपने अंदर रिकॉर्डेड किया गया कामयाबी को
याद करने का कोशिश करता हूं। हमारे यहाँ पे स्टोरेज में कुछ अचीवमेंट्स की स्टोरेज भी है, उस वीडियोस को रिप्ले करता रहता हूं जहां पे मैं अव्वल आया हूं, जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, जहां पे कोई अवार्ड मिली होगी, जहां पे मैं कहीं पे अव्वल आया हूं, फर्स्ट प्राइज मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, ट्रॉफी मिला है, उसके बारे में याद करता हूं। यह है पहला नुस्खा। सेकंड आंसर टू दिस इज अपने करीब वाले लोगों के साथ वक्त बिताइए, अनवाइंड योरसेल्फ, काम करना बंद कर दीजिए, एंजॉय कीजिए, फिल्में देखिए, किताबें पढ़िए, खाना खाने के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाइए, बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताइए, डी स्ट्रेस योरसेल्फ, काम करना बंद करिएगा उस टाइम अगर डिप्रेशन में पहुंच जाते हो। डिप्रेशन खतरनाक चीज है, मैं डिप्रेशन से गुजर चुका हूं 1.5 साल तक, उसके बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये सही मंच नहीं है, लेकिन हम बताएंगे आपको। आई हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन। मैं ये भी खुलासे से आपको बता देता हूं कि डिप्रेशन के दौरान मैंने ऐसा ऐसा काम किया जो मेरे अपने शरीर के ऊपर मैंने अत्याचार किया, एंड दिस हैपेंड इन 2008। ये इसके बारे में कुणाल सर को भी डिटेल में नहीं मालूम है, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मैंने अत्याचार किया था अपने साथ और मेरे को खुद वहां से उभर के बाहर आना पड़ा। इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज, डू नॉट अलाउ डिप्रेशन टू एवर कम। बहुत नेगेटिव एनर्जी है। थैंक यू सो मच। कुणाल सर, आप अपने बारे में बताइए सर, आपका क्या सोच है? सर पॉइंट तो आपने वही बता दिया, मैं वही पॉइंट रिपीट कर दूंगा कि बेसिकली एक तो है कि आप एलिनेट हो जाइए, अपने आप को डिस्टेंसिंग कर लें, और दूसरा आपके पास ऐसे लोगों का एक बैंक होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, या वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, आपके कोई भी हो सकता है, जो आपको बिना जज किए, जो आपको जज ना करे, जो आपको कभी भी आपकी बातों को कभी भी वो मजाक में ना उड़ाए, ऐसा आपको खोज के रखना पड़ेगा अपना सपोर्ट सिस्टम। सो हम पहले कटे नेगेटिव से और फिर जुड़े ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ, शेयर की चीजों को। आप देखोगे कि मैक्सिमम टाइम में जब चीजों अंदर की चीजें जब निकल जाती हैं, कोई बंदा सुन लेता है, तो आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम या जो मेंटल जो बोझ होता है वो हट जाता है। तो सबसे पहला काम करिए कि उसको किसी के साथ शेयर करिए, और वो शेयर किसके साथ करें, ये हमें अपना जो सपोर्ट ग्रुप है ये एक तैयार करना पड़ेगा। कोई भी हो सकता है इंसान, वो आपके पेरेंट, आपके गार्जियन, आपके स्पाउस, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, जो बिना जज किए हुए आपकी कम से कम बातों को सुने। So that is my tip from this thing. थैंक यू सो मच कुणाल सर। मैं लास्टली और एक बार शेयर करना चाहूंगा सबके साथ, ये स्क्रीन एक बार देख लीजिए, शायद आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हो। थैंक